विद्यार्थी, आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने ये बताए थे कि बायोलॉजी में जैव प्रकर्म का 4 भाग था, 4 पार्ट में बट गया था। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जिसमें मैंने 2 को बता चुके हैं, एक पोषण और दूसरा श्वसन। और उसके पीछे वाले वीडियो में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन मैंने आपको बताया था। और आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया कि आप प्रकाश के अपवर्तन को बताया जाएगा, मतलब इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन बताया जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन को पढ़ना आवश्यक है। कहने का मतलब आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका है। किसी बच्चे को यदि किसी माध्यम से क्लास छूट जाता था तो बड़ा मुश्किल होता था, कॉपी से केवल करते थे, लिख करके। किसी ने कॉपी दे दिया साथी, तब आप नोट कर लेते थे, केवल नोट कर लेते थे, लिखा हुआ से लिख लेना। लेकिन यदि YouTube के माध्यम से यदि आप पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो मैंने जैसा क्लास में समझाते थे वैसे आपको चैनल पर भी समझाया गया। और यदि पीछे भी आपने पढ़ा तो इसमें कोई पीछे नहीं रहता है। जब जागा तब सवेरा, कहने का मतलब आपने जब YouTube खोला और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जब से देखा तब से आपका क्लास शुरू। बहुत अच्छा तरीका है, बेहतर है। यदि क्लास चलेगा भी तो ये चलेगा। मैंने इस वीडियो के पहले लाइव दिया, बहुत बच्चे लाइव देख रहे थे, और कुछ दिनों के बाद आपको लाइव क्लास ही दिया जाएगा। आप खाली तैयार रहें। उसके लिए मैं गार्जियन को आज सुझाव भेजें कि आप बच्चे को मोबाइल ऐसा उपलब्ध करें, क्योंकि अब संसाधन का अभाव में थोड़ा कमी, तो पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब गाड़ी, बस, दुकान, ट्रक इत्यादि सब चलने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो आपको अब खरीदने में सुविधा हो जाएगा। और स्कूल वगैरह भी बंद है और बंद रहेगा भी, इसलिए जब तक बंद रहेगा तब तक आप इसके माध्यम से पढ़ें। बहुत बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपना नोट्स तैयार करके भेजते हैं। मैं ऐसे बच्चे और ऐसे गार्जियनों को सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप भी इसका पात्र बने और आपके गार्जियन भी इसका पात्र बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आज आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में फिजिक्स का दूसरा अध्याय, दूसरा एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको अध्याय हो गया दूसरा फिजिक्स का। भौतिकी। विद्यार्थी, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए आपको पीछे वाले वीडियो में फिजिक्स के पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा। वो तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सी वीडियो में ये चीज को पढ़ाया। प्रकाश के गुण के बारे में मैंने बताया होगा, और मैं आज फिर दोहराता हूं प्रकाश के गुणों के बारे में। वहां पर बताया गया भी, समझाया गया भी, लिखा गया भी। यहां पर केवल आपको बोल देंगे ताकि दोबारा सुन लीजिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसका वेग, दिशा, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। हवा और निर्वात दोनों में प्रकाश गुजरता है। जहां चाल अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की अयांत्रिक तरंग है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के भी गुजरता है। ये सभी गुण आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में बताया गया है। अभी आप गौर कीजिए कि एक बात मैंने बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा, वेग, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। अभी मैंने बोला और फिर मैंने बोल दिया। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन, परावर्तन में लौटना होता था, टकराया सतह से और लौट गया, परावर्तन कहलाया। ये गया और पार हो गया इस तरफ से उस तरफ की ओर, तो ये अपवर्तन कहलाया। जिस सतह से टकरा करके लौटता था उसे परावर्तक सतह कहते हैं, लेकिन इसमें जिस सतह से टकरा करके दूसरे भाग में चला जाएगा उस सतह को अपवर्तक सतह कहेंगे। अपवर्तक सतह, फॉलो कर रहा है। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में परिभाषा कैसे बताएंगे? तो उसी गुण को, जो गुण अभी आपको पहले बताया, उसी गुण को यहां जोड़ेंगे, परिभाषित हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, ताती जो भी बोलना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, गुजरती है, उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, बदलाव, दिशा बदल गया, वेग बदल गया, तरंगदैर्घ्य बदल गया, तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आपको वहां पर पीछे वाले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन में सघन माध्यम, विरल माध्यम वहां भी बताए थे, यहां भी बता देंगे। समांगी विसमांगी वहां भी बताए थे, यहां भी बता देंगे। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो उसका परिवर्तन अलग होगा, और जब विरल से सघन में आएगा तो उसका परिवर्तन अलग होगा। यानी प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग दोनों फिगर द्वारा स्पष्ट करेंगे, एक विरल से सघन की ओर और एक सघन से विरल की ओर, और वही तीनों परिवर्तन होगा। दिशा बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। दोनों उदाहरणों में आवृत्ति नहीं बदलेगा। इसलिए विद्यार्थी आप अभी एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत आसान है, मैंने आपको क्लास में भी कहा करता था, साइंस के तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स आसान है, उससे थोड़ा टफ पड़ेगा केमिस्ट्री, और उससे ज़्यादा टफ पड़ेगा बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि मैथ के बाद आप लोग फिजिक्स से पढ़ते हैं, उसके बाद बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और नहीं के बराबर बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो टफ होगा ना करेगा। आसान यदि बनाना है तो उसको इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि एकदम एक के तरह हो जाए। बचपन में हम लोग जब शुरुआत किए थे पढ़ाई को, तो गौर कीजिए कि हम लोग को एक लिखल का था उधर चल जाता था, कभी एक इधर हो गया, एक के चक्कर में गोल हो जाता था, पर एक नहीं होता था। लेकिन यदि आज आपसे हम
इस प्रश्न को करेंगे कि आप एक लिख के बताइए, तो कहेगा सर ये कौन से आप क्रस नाम से कर रहे हैं, ये कोई पूछने की बात है, कैसे बताइए। तो कितना आसान है, क्यों? क्योंकि आप इस एक को 100 करोड़ बार लिखा होगा, अनगिनती बार लिखा होगा, जिसका कोई गिनती नहीं है, तब इतना आसान है। यदि आप पढ़ाई की बातों को 2, 4, 5 बार भी दोहरा देते हो तो उतनी आसान हो जाता है। क्योंकि जिस समय आप एक को दोहरा रहे थे उस समय आपको पढ़ाई क्या होता है इससे मतलब नहीं था, उसका कोई मतलब ही नहीं समझता था कि पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई क्या चीज है। और आज के समय में आपके इस उम्र में पढ़ाई का मतलब भी जान रहे हैं, इसका क्या निष्कर्ष होगा ये भी जान रहे हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी जान रहे हैं। इसलिए आज आपका दिमाग पढ़ने के लिए केवल और केवल कॉपी और किताब ध्यान पर रहेगा। और उस समय भूख लगा तो यह एहसास थोड़ा होना चाहिए कि बस पहुंच गया रसोई के पास आपका ध्यान, लेकिन आज थोड़ा कंट्रोल कर लें कि नहीं इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को पूरा कर लें तब हम खाएं। लेकिन उस समय कॉपी सिलेट उधर, हम चल दिए उधर। तो ये आज की पढ़ाई और बचपन में था अंतर। तो आइए हम आपके बीच प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषित करते हैं, लिखते हैं और फिर उसको दोनों तस्वीरों पर समझाते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने पहला प्रश्न, इस चैप्टर का पहला प्रश्न लिखा जा रहा है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? पहला अध्याय के पीछे वाले वीडियो में इस गुण को लिख दिया गया था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तब उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये विभिन्न शब्द है, वहां पर आप दिशा भी लिख सकते हो, वेग भी लिख सकते हो, तरंगदैर्घ्य भी लिख सकते हो। ये विभिन्न शब्द की जगह मतलब क्या? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तब उसमें वेग, दिशा और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आपके देखिए दोनों तरफ से प्रकाश का अपवर्तन दिखाया गया है। आप देखिए इसमें, पहले इसमें इस देखो एक PQ है, PQ के ऊपर वाला भाग विरल माध्यम कहला रहा है, PQ के नीचे वाला भाग सघन माध्यम कहला रहे हैं। इसमें भी वही बात है, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। आप गौर करेंगे प्रकाश विरल से किधर आ रहा है? सघन में। यहाँ लिख दिया गया विरल से सघन माध्यम की ओर, इसमें लिख दिया गया सघन से विरल माध्यम की ओर। देखो तीर चिन्ह इधर से इधर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए क्या क्या बदलाव है। सीधा जाना चाहिए इस ओर, यहाँ आना चाहिए, लेकिन आ गया यहाँ, इसका मतलब दिशा क्या हो गया? बदल गया। यहाँ भी वही बात है, जाना चाहिए इधर सीधे इस तरफ, लेकिन यह झुक गया। इसको बोलते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाना, और इसको बोलते हैं अभिलंब से दूर जाना। अभिलंब से दूर जाना, इसमें बोलते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाना। इसका भी 3 बात को आप याद रखेंगे। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, पहला बात। दूसरा बात, जब विरल से सघन में जाता है तब प्रकाश के चाल में कमी होता है। जब चाल में कमी होगा तो तरंगदैर्घ्य भी कम जाएगा। जब विरल से सघन में जाता है तो तरंगदैर्घ्य का मान घट जाता है, बदल गए, आवृत्ति नहीं। इसमें चलते तो क्या परिवर्तन होता है? जब सघन से विरल में जाता है तब अभिलंब से दूर हटता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
सघन से विरल में जब जाता है तो चाल बढ़ जाता है, और जब चाल बढ़ जाएगा तो तरंग दैर्घ्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जितना समय में इसका चाल बढ़ेगा उतने समय में इसका चाल घटेगा, बशर्ते दोनों पदार्थ एक ही प्रकृति का होना चाहिए। और आपको ऐसे भी विरल और सघन का परिभाषा भी वैसे होता है, जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होता है उसे विरल कहते हैं, जिसमें प्रकाश का चाल कम होता है उसे सघन कहते हैं। फॉलो किया बात को? मैं ये सारी बात को नोट पॉइंट में लिख देंगे, आप गौर कर लें। ये प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तब उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और ये दोनों उसका किरण आलेख है। अब इसका भी 3 पॉइंट और इसका भी 3 पॉइंट हम मैं नोट में इसी के नीचे लिखता हूं, गौर से देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने सभी नोट पॉइंट को लिख दिया गया है, गौर करेंगे। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जैसा कि आप पीछे की वीडियो में देखा फिगर में। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वेग कहिए या चाल कहिए उसका कम हो जाएगा। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा, मतलब उसकी दूरी घट जाती है। आप अर्थात इसी में एक शब्द को और आप जोड़ सकते हो कि विरल से सघन में जाने पर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R का मान क्या हो जाता है विद्यार्थी? यहाँ पर देख रहे हैं कि I बड़ा होता है और R छोटा होता है। ऐसा कब होगा? जब विरल से सघन में जाएगा। तो आइए इसका अगला, इतना था आपको विरल से सघन में, अब है सघन से विरल में, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, दूर भागता है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वेग या चाल बढ़ जाता है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य, जब चाल बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य दूरी भी बढ़ जाएगा, है ने। अर्थात यहाँ पर एक कोण पर जो यदि बोलना चाहेंगे कि जब सघन से विरल में जाएगा तो I छोटा होगा और R बड़ा होगा, यानी आपतन कोण छोटा और अपवर्तन कोण बड़ा। समझ रहे बात को? अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के किरण आलेख में कुछ मुख्य पॉइंट को लिखेंगे, उसको आप गौर करेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचा गया है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, है देख रहे हैं। ये तो आप देख करके बता सकते हैं कि प्रकाश किधर से आ रहा है, तो विरल से। इस रेखा के ऊपर वाले भाग विरल माध्यम, इस रेखा के नीचे वाले भाग सघन माध्यम। तो विरल से किधर आ रहा है? सघन से। अब आइए फिगर में देखिएगा, पी क्यू, पी और क्यू अपवर्तक सतह है, और ओ को आपतन बिंदु कहिए या अपवर्तन बिंदु कहिए, एक ही बात है। एओ आपतित किरण, बीओ अपवर्तित किरण या निर्गत किरण, इसके बाद एनओ अभिलंब विरल माध्यम की, और एन डैशो अभिलंब सघन माध्यम के। कोण I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण। तो यदि कभी कलाल क्वेश्चन सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं इतने देता है, कभी दे देता है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं इसका किरण आलेख खींचे, तब आपको उस परिभाषा को लिखते हुए इस फिगर को बना कर करके इतना बात को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थी आप लोग को प्रश्न। अब हम आपके बीच विरल माध्यम से आप क्या समझते हैं, सघन माध्यम से आप क्या समझते हैं, दो तरह से परिभाषित होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें चाल वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। ये वेग के आधार पर, चाल के आधार पर परिभाषित है।
जिस माध्यम का अपवर्तनांक, आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे, अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यह बात हम आपको जब अपवर्तनांक बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल वेग पर, चाल पर आपको विरल और सघन को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप गौर से इसको देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने नोट पॉइंट लिख दिया गया है। विरल माध्यम के और सघन माध्यम के नोट पॉइंट की तरह आपका परिभाषा के रूप में भी लिखा गया। छोटा था, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसके बाद आपको लोग को पीछे वाले चैप्टर का यहाँ पर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रतिदिन की तरह आज भी इसमें दिया जा रहा है, और इसे गौर से देखेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे। ठीक है। देखिए विद्यार्थी, फिजिक्स का पहला अध्याय का 75 क्वेश्चन लिखा दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, HI, HO, V, U का संबंध लिखे। संबंध मतलब सूत्र, रिलेशन। तो ऐसा सूत्र लिखना है जिसमें चारों आ जाए। तो HI/HO बराबर -V/U। आप इधर माइनस लगाइए या इधर लगाइए, दोनों में से किसी एक में। जब प्रकाश सरल रेखा में गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? ऋजु रैखिक संचरण, ऋजु सरल रेखीय गमन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है, मतलब क्या नहीं बदलता, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। समझ रहे? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, मतलब इसका फोकस दूरी कितना होता है, तो इसका अनगिनत होता है, कोई निश्चित नहीं होती है, अनंत होती है। संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है, यानी एक ही दर्पण में दो फोकस किस में होगा, तो वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। आवर्धन को किस संकेत से सूचित किया जाता है, चूंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन होता है इसलिए इनसे सूचित किया जाता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, तो आधी होती है, जैसा कि आपको सिद्ध किया जा चुका है। तो ये था आप लोग को अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके जवाब गौर से देखें, सुने और आप भी करें। देखिए आपके सामने शेष क्वेश्चन 84 नंबर हुआ, प्रकाश के परावर्तन में कोणों में क्या संबंध होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन के कोण में क्या संबंध होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपको बताया गया है, तो दोनों बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। संबंध जो सूत्र दिया गया है F बराबर R/2, सही है या गलत है, तो ये तो सत्य है। इसके बाद है, जब आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो कौन प्रतिबिंब होगा, तब आवर्धन का मान प्लस रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और माइनस रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है और 35 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब है, तो आप जानते हैं V/U होता, तो 5 सते 35, चूंकि आवर्धन के लिए M बराबर -V/U, ये सूत्र हो गया। आप इसके आधार पर बना लेंगे, और प्लस माइनस इसलिए दर्शाए हैं क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है प्रश्न में कि काल्पनिक प्रतिबिंब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए आवर्धन का वैल्यू वास्तविक रूप में भी होगा और काल्पनिक रूप में भी होगा। ये रहा +7। साइड मिरर हिंदी में पश दर्पण के रूप में कौन दर्पण उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किस दर्पण का दो भाग है, तो कोलीय दर्पण उत्तर हुआ। समानता चेहरे को देखने में कौन दर्पण उपयोग होता है, समतल दर्पण। याद रहे, एकदम तोते की तरह इसे रटो, जो बच्चा को छूट गया अब रटिए, और ऐसे तो छूट जाने का मतलब हुआ कि पिछला वीडियो देख लीजिए नहीं छूटा, पिछला वीडियो देख लीजिए नहीं छूटा, तो किसी तरह आप इसे हासिल करें, ये आप पर निर्भर करता है। थ्योरी को समझ कर करके, उसको लिख कर कर करके या रट कर करके, है नहीं। रटना
जब पढ़ाई है तो ये रटने की प्रक्रिया आपको सब दिन चलेगा। समझ रहे हैं तो कम रटना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हैं तो ज़्यादा रटना पड़ेगा। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में तो रटने वाला भी एक लक्षण है, ये नहीं है। इसलिए विद्यार्थी जो समझ में आवे उसको रटने में सुविधा होगा, याद करने में सुविधा होगा, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको 1-2 बार और लिखिए तो और अच्छा बात है, मस्तिष्क में बैठ जाएगा, समन्वयित हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पर धन्यवाद।